या कुछ प्रॉब्लम बनाने के लिए दिए थे? अच्छा 3 और ओके एवरीवन, तो हम लोग एक्सरसाइज 10 का 3 और 4 दिए थे, क्या आप लोग से बन गया है? मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द इंथाल्पी चेंज फॉर द कंबसन ऑफ साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन का कंबसन का निकालना है, राइट? कंबसन के लिए 1 मोल लेते हैं, राइट? देख तो फार्मूला सही है। और 298 केल्विन बोला हुआ है, इसका मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, तो इसलिए मैं वाटर को लिक्विड फॉर्म में रखा हूँ, ठीक है ना? और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन खर्च हुआ देखिए तो वहाँ पे हाउ मच 9 ना, तो यहाँ पे 9/2 रहेगा। चलिए इसका हम लोग को निकालना है, और हम लोग को इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस एंड दिस, राइट? और किस कंडीशन पे निकालना है? इंथाल्पी जब दिया ही हुआ है, मतलब यहाँ पे तो क्रिस्टल क्लियर ही है, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच कंबसन इक्वल टू क्या लिखेंगे? 3 इंटू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2, सही है? प्लस 3 इंटू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ वाटर, क्योंकि इसी का डेटा दिया हुआ होगा, माइनस इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, अच्छा इसके साथ कुछ और दिया हुआ है नहीं, इंथाल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन टू प्रोपीन। ओके, मतलब हम लोग को साइक्लोप्रोपेन का अगर निकल जाएगा इंथाल्पी ऑफ इसको साइक्लोप्रोपेन के लिए मैं ऐसे दिखाया हूँ, ठीक है? ए निकल जाएगा तो काम बन जाएगा, राइट? इसको बेटर है कि ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, थोड़ा सा डिफरेंस प्रोपीन के साथ डिफरेंस पता चलते रहेगा। द इंथाल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन टू प्रोपीन अच्छा आप लोग गेस कीजिए तो साइक्लोप्रोपेन से प्रोपीन बनना इंडोथर्मिक रहना चाहिए या एक्सोथर्मिक? मुझे लगता है कि ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन रिलैक्स करेगा तो एनर्जी रिलीज होना चाहिए, राइट? जनरली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा रहता है तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहता है, बट यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रेन में है, इसलिए यहाँ से यहाँ जाना मोस्ट लाइकली है क्या रहना चाहिए? एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक वैल्यू है भी, राइट? पर मोल दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है वो क्या है? डेल्टा एच है तो डेल्टा एच रिएक्शन, बट प्रोसेस आइसोमराइजेशन का है, इसलिए डेल्टा एच आइसोमराइजेशन भी बोल सकते हैं, राइट? तो डेल्टा एच आइसोमराइजेशन इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं? डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोपीन माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन। भाई यहाँ पे ये वैल्यू पता है,
और ए वैल्यू पता है, क्या यहाँ से ए वैल्यू निकल जाएगा? और यहाँ से ए वैल्यू निकल जाएगा तो क्या यहाँ पे पुट कर सकते हैं साइक्लोप्रोपेन का? यहाँ से जो ए वैल्यू मिलेगा इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, आंसर आ जाना चाहिए। समझे स्टूडेंट? आंसर इसका एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, देखिए तो आंसर कितना आता है। बाकी लोग देखिए तो इसका कैलकुलेट करके। बट देखिए कॉन्सेप्चुअली बस इतना ही है, ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, बाकी इसका वैल्यू तो दिया हुआ था ना। हो गया? कितना आंसर आया? -1780। और इस बात का ख्याल रखती है ना, किलो जूल और जूल का। एवरीवन, सबका आंसर मैच करना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेटा। मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये 2 लाइन का कैलकुलेशन है, इसमें इतना टाइम नहीं लगाना है, सबका एक आंसर आना चाहिए। हो जाएगा ना? इसको मैं आगे बढ़ूं? ठीक है। और यहाँ से ही अगर इसी क्वेश्चन में अगर रहता है इसके लिए ही हीट ऑफ कंबसन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्या देखिए ये जो डेल्टा एच है वो हीट ऑफ कंबसन एट कांस्टेंट प्रेशर है, राइट? अरे हीट ऑफ कंबसन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्या हम लोग निकाल लेते हैं सर, इसका यूज कर लेते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई, अब माइनस क्या था, माइनस था ना, माइनस डेल्टा एन जी आर टी, प्लस था या माइनस था? प्लस डेल्टा एन जी आर टी। और यहाँ से डेल्टा ई निकल जाता, अरे जो डेल्टा ई रहता वही मेरा क्या था, क्यू भी, क्या रहता, क्यू भी। और इसमें डेल्टा एन कितना अगर क्वेश्चन रहता तो सर 3, और में से कितना माइनस कर देंगे, 5.5, तो हाउ मच, -2.5। और यहाँ पे इस बात का ख्याल रख लेते हैं ना कि यहाँ पे अगर वैल्यू किलो जूल में है तो इसको 1000 से डिवाइड करके किलो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। रैंकर और टॉपर बहुत रगड़ के प्रैक्टिस करता है स्टूडेंट, नॉलेज के साथ, उसका कैलकुलेशन बहुत फास्ट रहता है, और एटलीस्ट जितना कुछ बोला जाता है टीचर के अकॉर्डिंग, जैसे बोलते हैं ना ये निकाल लिया, उसका स्पीड कमाल का होता है। मैं आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, बट हम लोग के पास टाइम है ना कि नॉलेज हो रहा था, साथ में कैलकुलेशन पावर भी फास्ट होना चाहिए। और
प्रॉब्लम जितना ज़्यादा बनाइएगा, मतलब आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठ कर लगेगा कि देखा हुआ प्रॉब्लम टाइप का है, फटाक से क्लिक कर जाए। वहाँ पे बैठ के सोचने का टाइम नहीं रहता है अगर बहुत हाई मार्क्स लाना चाहते हैं। करेक्ट ना? बायो में भी सेम। क्योंकि एक बात तो क्लियर है ना, आप खुद ही अपना ग्रुप में देख लीजिए। मान लेते हैं कि गुवाहाटी में 6000 बच्चे हैं, एकदम ऑनेस्टली बताइएगा कितने बच्चे, अगर 6000 CBSE के बच्चे हैं, कितने बच्चे एकदम बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सीरियस या सिंसियर है? भाई मैक्सिमम पार्ट ऑफ द क्राउड ए फैक्ट है। और पार्ट ऑफ द क्राउड बोलना बिल्कुल गलत नहीं रहेगा, क्योंकि 12 लाख बच्चे तैयारी करते हैं यहीं का, उसमें IIT होता है सिर्फ 15,000 का, राइट? तो बाकी तो पार्ट ऑफ द क्राउड ही बोलेंगे। इसमें 15,000 बिल्कुल फिल्टर हुआ। मेडिकल में इतने सारे बच्चे बैठते हैं, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख बैठते हैं, कुछ का ही सिलेक्शन होता है, तो बाकी को क्या बोलिएगा? इसमें जो फिल्टर होकर आगे आया वो भाई क्वेश्चन को बिल्कुल रट गया था बायो में, उस 90 में 85 80 करेक्ट होता होगा। तो जितना टीचर जैसे गाइड किए वो अपना दिमाग लगाना बंद कर दिया, सर इतना ये बनाना है, बना लेंगे सर। और उसका फल आपको अभी नहीं मिलेगा। जैसे अभी सब जितने भी विद्यार्थी लोग तैयारी कर रहे हैं वो इस बात से निराश होता है कि पढ़ते जा रहे हैं, कुछ तो आ नहीं रहा है, सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं। आएगा जब आना शुरू होता है तो फिर आपके इमेजिनेशन से आगे निकल जाइएगा, अगर सही से काम कीजिएगा तो। छोटा सा इंस्पायरिंग बात है कि मान लेते आप कल के डेट में एक अच्छा गुवाहाटी का बढ़िया डॉक्टर बन गए, नेम फेम, नाम कमाने में लेकिन टाइम लगता है। अचानक से ऐसा नहीं कि आज चैम्बर खोले और कल से आपके यहाँ भीड़ लगा हुआ है, ऐसा तो होगा नहीं, स्ट्रगल करना पड़ेगा पढ़ने के बाद भी। बट एक बार क्लिक कर गया और हार्ड वर्क बिल्कुल क्लिक कर जाता है, उसके बाद आपका इमेजिनेशन से आगे निकल जाइएगा, जितना आप सोचे थे ना उससे बहुत आगे निकल जाइएगा। बट इट टेक्स टाइम। इसलिए अभी जिस पीरियड में है, देखते बिहार का एक स्टूडेंट टॉप की थी 2 साल पहले, कल्पना कुमारी, नीट में। अब उसमें सब लोग बोला कि नहीं ये तो स्कूलिंग की नहीं है, ये नहीं की वो नहीं की, तो भाई वहाँ के CM ही सपोर्ट में आ गए कि नहीं स्कूलिंग हुआ है, और हुआ भी था। बट उसका इंटरव्यू देखते हैं कितना तैयारी की होगी, उस नीट का लेवल का क्वेश्चन ही कितना बार बनाई होगी, मतलब उसका सारा कम से कम पेपर 2-2 बार बनाया हुआ होगा, हर टाइप का कम से कम 10 क्वेश्चन लगाया हुआ होगा। तो आपको तो इतना सारा कंटेंट दे दिया गया, बट हाथ चलाना पड़ेगा। और जो होम असाइनमेंट है नहीं बनाइएगा, नहीं होगा। जो नहीं बनता है इट्स माई हेडेक, बट एटलीस्ट आपको देखना तो पड़ेगा ना कि क्यों नहीं बना। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन जेईई का क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वैल्यू किस पे दिया हुआ है स्टूडेंट? और सबसे पहले निकालना क्या है भाई? निकालना है कैलकुलेट द हीट ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन टू बेंजीन, राइट? ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है कि एसिटिलीन को रेड हीटेड कॉपर ट्यूब से पास करते हैं तो बेंजीन बन जाता है, ठीक है? लेकिन कैसे बनेगा ये मेरा अभी हेडेक नहीं है। करेक्ट? कैलकुलेट हीट ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन टू बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर, निकालना किस पे है? डेल्टा H पे। करेक्ट? डेल्टा H पे निकालना है, माइंड कीजिएगा। यहाँ पे डेल्टा Ng कितना है? 1 - 3 = -2। अगर मुझे डेल्टा Ng का रिक्वायरमेंट होगा तो हम लोग काम कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? इन्फॉर्मेशन ये रिएक्शन दिया हुआ है 2C6H6 गैस प्लस 15 O2 गैस 12 CO2 गैस, राइट, और प्लस 6 H2O लिक्विड। और इसके सामने जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है चेन इंटरनल एनर्जी, राइट। यहाँ पे ई, अच्छा ई लिखा हुआ है वो छूट गया, डेल्टा लिख लीजिएगा, डेल्टा ई। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑल्सो स्टेट फंक्शन, राइट।
तो इंटरनल एनर्जी के लिए भी तो हम लोग हेस लॉ लगा सकते हैं, करेक्ट ना। यहाँ तक आइए, हो गया। चलिए अब इन दोनों रिएक्शन के हेल्प से मुझे रिक्वायर्ड रिएक्शन डेवलप करना है। क्या करें कि डेवलप हो जाए? तो सर यहाँ देखिएगा, मुझे ए चाहिए राइट हैंड साइड में, बट इसका कोफिशिएंट 1 चाहिए, राइट। और ए चाहिए किस में? लेफ्ट हैंड साइड में। इसका मतलब ए कर सकते हैं हाफ इंटू इक्वेशन सेकेंड। इसको इक्वेशन अगर सेकेंड करते हैं, इसको फर्स्ट करते हैं, तो हाफ इंटू इक्वेशन सेकेंड, सॉरी 3/2 ना, 3/2 इंटू इक्वेशन सेकेंड और माइनस हाफ इंटू इक्वेशन फर्स्ट। और जो काम यहाँ तो ए कीजिएगा तो ये मिल जाएगा आपको, और जो काम यहाँ कीजिएगा वही काम इस डेल्टा ई के लिए करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका डेल्टा ई, इस रिएक्शन का डेल्टा ई, इस रिएक्शन का डेल्टा ई जो यहाँ पे है वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वो रहेगा 3/2 इंटू -620 और माइनस हाफ इंटू -1600, राइट। इसको 620 कर लीजिएगा स्टूडेंट, -620 कर लीजिए। इट्स नॉट माई मिस्टेक। यहाँ पे जो पिछले साल यहाँ पे जो टाइप वगैरह करने बैठते थे, करते थे क्वेश्चन को, उनसे मिस्टेक हो गया है। ओरिजिनल सोर्स में इट इज़ 620, उसी के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। चलिए कितना हो जाएगा स्टूडेंट? तो सर 3 इंटू माइनस माइनस बिकम्स प्लस, करेक्ट ना। हाउ मच? -130 किलो कैलोरी, करेक्ट। अब यहाँ पे निकालना क्या था हम लोग को? निकालना था डेल्टा एच। तो डेल्टा एच के लिए क्या लिख सकते हैं? इस रिएक्शन का डेल्टा एच, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। और डेल्टा ई कितना है? -130 ना, बट किलो कैलोरी है, इस बात का ख्याल रखिएगा। क्या है? किलो कैलोरी। और डेल्टा एन जी कितना है? -2। और यहाँ पे वैल्यू कैलोरी में है तो आर का वैल्यू भी कैलोरी में लेंगे। कैलोरी में मोटा मोटी रफ कैलकुलेशन के लिए 2 ले लीजिए। और टी कितना था? 300। और किससे डिवाइड कर दीजिए? 1000 से। क्यों? क्योंकि ये किलो कैलोरी में है, ये कैलोरी में आता, राइट। तो -130 किलो कैलोरी, और यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। कितना हो जाएगा? 12 ना। कितना? -1.2। तो कितना हो जाएगा? -131.2 किलो कैलोरी। यही तो आंसर होना चाहिए। हो गया। यहाँ तक लिख लीजिए। तो अब हो सकता है कि आप लोग का स्टूडेंट शायद आंसर नहीं आया होगा, ड्यू टू 260 कर ले लिए होंगे। बट अगर आप ऐसे बनाए हैं तो कंसेप्चुअली यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, अगर आपने यहाँ तक प्रोसीड किया तो। हो जाएगा तो बोलिएगा। इसको हटाएं।
अब लिखिए बॉन्ड एनर्जी। It is energy released when gaseous atom ब्रैकेट में free atom forms molecules, when gaseous atom form molecules, comma, bond energy are also known as bond enthalpy. Bond energy are also known as bond enthalpy. Comma, sign of bond energy can be positive or negative. ये तो सबको क्लियर होगा, बॉन्ड एनर्जी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की फॉर्मेशन है या डिसोसिएशन है। साइन ऑफ बॉन्ड एनर्जी कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव डिपेंडिंग अपॉन डिसोसिएशन और फॉर्मेशन। इसका मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव। एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी का साइन क्या रहेगा? निगेटिव। मान लेते हैं कि ए मेरा ए और बी एटम है और कंबाइंड टुगेदर अगर ये बना है, करेक्ट, तो डेल्टा एच, अगर बॉन्ड सिर्फ ए और बी एटम है, क्या है? एटम, मॉलिक्यूल नहीं। अगर एटम है और एटम है और बॉन्ड बना है तो पक्का यहाँ पे क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा ही होगा, राइट? करेक्ट ना? तो डेल्टा एच मान लेते हैं -22 किलो कैलोरी। तो इसका अगर उल्टा करते हैं तो कि ऑलरेडी बॉन्ड बना हुआ है और इसको सेम एटम में कन्वर्ट कर दिए तो डेल्टा एच क्या रहेगा? +22 किलो कैलोरी, राइट ना? इसका मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल का और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, करेक्ट? साइन में जस्ट अपोजिट। चलिए, तो यहाँ पे अब लैंग्वेज नहीं दूंगा कि एंडोथर्मिक एक्सो, ये तो सिंपल सी बात है ना, ये तो इतना बार बोल चुके हैं। लिखिए, अब एक बार लिखिएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के लिए। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड It is defined as the amount of energy required to break all the bonds present in. It is defined as the amount of energy required to break all the bonds present in 1 mole of polyatomic molecule. 1 mole of polyatomic molecule. उस मॉलिक्यूल का कितना मोल लेना है? 1 मोल। बट ये बात मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ। यहाँ देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे फिर से एक बार लेते हैं। करेक्ट? और मान लेते हैं कि यहाँ पे टोटल एनर्जी खर्च हुआ डेल्टा एच नेट। कितना बॉन्ड तोड़ने में खर्च हुआ डेल्टा एच? 2। बट अगर सिचुएशन देखिएगा तो 1 बाई 1 ही हम लोग बढ़ रहे होंगे। पहले 1 बॉन्ड ब्रेक किए होंगे, राइट? और यहाँ पे डेल्टा H1 मिला होगा
और फिर दूसरा बॉन्ड ब्रेक किए होंगे और यहाँ पे डेल्टा H2। तो नहीं लगता कि ये जो डेल्टा H नेट है वो दोनों का सम रहा होगा? इज इट क्लियर? बट यहाँ देखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ये वैल्यू देखकर मैं ये पूछ सकता हूँ बॉन्ड एनर्जी, एक मिनट, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर बॉन्ड, बॉन्ड डिसोसी इसका 1 मोल लिए हैं बट इसके अंदर 2 मोल बॉन्ड है, करेक्ट? इसका मॉलिक्यूल लिए हैं 1 मोल बट इसके अंदर बॉन्ड कितना रहेगा? 2 मोल रहेगा, करेक्ट? 2 OH बॉन्ड है ना। दैट्स वाई यहाँ पे डेल्टा H नेट देखकर अगर आपसे पूछेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर बॉन्ड पर OH बॉन्ड, तब क्या लीजिएगा? तब तो यू आर गेटिंग कन्फ्यूज कि सर डेल्टा H1 बताएं या डेल्टा H2 दो अलग अलग है। तो उस टाइम पे क्या करते हैं स्टूडेंट? एवरेज लेते हैं, राइट? जितना इंडिविजुअल मिला है उसका एवरेज वैल्यू। तो ये जो यहाँ पे बताएंगे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए जो यूज़ करेंगे वो एब्सोल्यूट उस किसी पार्टिकुलर बॉन्ड का या उसका एवरेज बताएंगे, एवरेज लेके कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट ना? यहाँ पे H बॉन्डिंग का बात नहीं सोच सकते क्या? जैसे एक मॉलिक्यूलर वाटर में 4 H बॉन्डिंग देगा, पहले ही डिफिनेशन में बोल दिया गया, बिल्कुल आइसोलेटेड, राइट? गैसियस फॉर्म में लेके जाना है तो गैसियस फॉर्म में जाते हुए क्या उसके सामने उस फॉर्म में रह पाएगा कि H बॉन्डिंग बनाएगा? इसलिए उस बात को पहले ही यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया, आइसोलेटेड, राइट? तो जब आइसोलेटेड ही कर दिए हैं तो H बॉन्डिंग नहीं सोचेंगे, करेक्ट ना एवरीवन? इसको हटाएं। इसका मतलब है कि एक मिनट, मान लेते हैं कि मीथेन में 4 बॉन्ड है और 1 मोल मीथेन का अगर 1000 जूल दिया हुआ है, 1000 किलो जूल 1 मोल मीथेन का, और तब पूछेंगे पर CH बॉन्ड कितना रहेगा? तो जो 1000/4 कर दिए वो क्या रहा? एवरेज CH है, वो पार्टिकुलर किसी पार्टिकुलर CH का नहीं है, राइट? वो क्या बता रहे हैं? एवरेज। और उसी एवरेज वैल्यू को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए हम लोग मन में सोचेंगे एवरेज, बट कैलकुलेशन के लिए वही मेरा बॉन्ड डिसोसिएशन जी पर CH बॉन्ड रहेगा। इज इट राइट? इसको हटाया जाए। मतलब डेफिनेशन में 1 मोल ऑफ आइसोलेटेड पॉलीटोन। यस, आपका 50% IIT क्वेश्चन बैंक फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्व हो चुका है। आप क्वेश्चन बैंक जब फॉलो कीजिएगा तब समझ में आएगा। थर्मो केमिस्ट्री तो कम से कम तो 50% में क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, ठीक है? बाकी कहीं का लिया ही नहीं हूँ। तो ऑलरेडी आपके लिए काम आधा हो चुका है। जब फॉलो कीजिएगा तब समझ में आ जाएगा। अब बहुत कॉन्फिडेंट के साथ ये बात बोल रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका पेन नहीं रुकने देंगे IIT क्वेश्चन बैंक पे, रुकेगा ही नहीं। इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना टाइम ले रहा हूँ सब्जेक्ट में, और नीट में तो बिल्कुल नहीं रुकेगा भाई। 1-2 चैप्टर जहाँ पे रट्टा मारना है वो मैं बता दूंगा राइट टाइम पे। तो समझ में आ गया ना कि एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर बॉन्ड इक्वल टू टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स। एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर बॉन्ड इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो पूरे मॉलिक्यूल के लिए रहेगा, और समझ रहा है ना, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ये कर लीजिए। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? चलिए एक्सरसाइज। यस, नहीं, पर मोल बॉन्ड का, उसी को पर मोल बॉन्ड बोल रहे हैं। पर बॉन्ड का मतलब यहाँ पे मेरा, अगर यहाँ पे दिए हैं, यहाँ जो वैल्यू दिए हैं बर्निल पर मोल का
तो यहाँ भी तो पर जो बॉन्ड रहेगा वो 1 मोल बॉन्ड रहेगा, बट उसका लिखने का तरीका पर बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर इसका 1 मोल लिए तो यहाँ पे जो बॉन्ड रहेगा वो 1 मोल बॉन्ड रहेगा। क्या रहेगा? 1 मोल बॉन्ड। करेक्ट ना? यस सर। चलिए एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए तो ऐसे कर सकते हैं, सी एच का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 1 बॉन्ड का एक्स मान लेते हैं, तो इसका 4x इक्वल टू 360, यस सर। और यहाँ पे 6 है ना, 6x पर, और इसका बाई इसका निकालना था राइट, तो 6x प्लस बाई इक्वल टू 620। क्या यहाँ से बाई का वैल्यू निकल जाएगा? यस सर। बट यहाँ पे जो x जो हम लोग लिए, हाँ जो भी आंसर आएगा, तो बट यहाँ पे जो x वैल्यू लिए हैं उसको पढ़ते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन पर बॉन्ड, बट वो एवरेज ही वैल्यू है राइट। यस सर। बट आपसे नहीं पूछा जाएगा कि इंडिविजुअल एवरेज है। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए CH4 का हीट ऑफ एटोमाइजेशन बोले या बॉन्ड डिसोसिएशन बोले, बात तो एक ही है ना, मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट कर दिया राइट, तो बॉन्ड तो तोड़ना ही पड़ा। देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं, CH2Cl2 के लिए इसमें 2 CH रहेगा, 2 CCl रहेगा, तो C और Cl का बाई मान लेते हैं, C और H का x मान लेते हैं, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 1486 एंड 4x टू 1660। क्या यहाँ से बाई का वैल्यू निकल जाएगा? हो गया? यस सर। इसको हटाएं यस सर। एवरीवन। चलिए अब बातों को समझिएगा स्टूडेंट।
देखिए जानबूझ के मैं आपको समझाने के लिए इसका इसके साथ रिलेशन बताने के लिए मैं जानबूझकर ए लिया हूँ। ए बी सी एंड डी सबको मॉलिक्यूल्स जानबूझ के मान लिए हैं। ए बी सी एंड डी ऑल आर व्हाट? ऑल आर मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट ये बताएं कि इस पूरे रिएक्शन में क्या हुआ होगा। तो भाई अगर ए बी सी एंड डी है ऑल आर मॉलिक्यूल्स, तो सर इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड ही तो होता है। रीअरेंजमेंट ऑफ व्हाट? बॉन्ड। इसके अंदर का बॉन्ड टूटेगा, इस यहाँ पे टूटेगा, यहाँ पे ब्रेक होगा, यहाँ पे ब्रेक होगा, और यहाँ पे बना होगा, यहाँ पे बना होगा। एग्री ना? अगर बॉन्ड एनर्जी के पॉइंट वो इतना डेप्थ में जाकर बातों को अगर समझते हैं, इसका अगर इसके साथ रिलेशन, और एक्चुअल में होता भी वही है कि अगर यहाँ पे रिएक्टेंट मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि ए बी सी एंड डी, अब आप बोले सर इज इट कंपलसरी कि यहाँ पे मॉलिक्यूल ही रहेगा? नहीं रहेगा, एटम रहेगा। तो हो सकता है कि एटम सॉलिड में हो, सोडियम एलिमेंट, तो वो एटम में कन्वर्ट करेंगे, उसमें हीट ऑफ सब्लिमेशन देना पड़ेगा, राइट। बट एक्चुअली अगर मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पे क्या होगा? रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड। कहीं का बॉन्ड टूटेगा और कहीं पे बनेगा। तो फॉर्म कहाँ होगा? टूटेगा किधर? तो रिएक्टेंट साइड में ब्रेक होगा और प्रोडक्ट साइड में फॉर्म होगा। इसका मतलब इस तरफ क्या हो रहा है? बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉन्ड डिसोसिएशन का प्रोसेस, राइट। एक मिनट रुकना है। लेकिन इसका मतलब सर इधर तो मुझे देना पड़ेगा, इधर तो प्रॉफिट होगा, इधर तो नुकसान होगा, राइट। तो अगर यहाँ पे 100 जूल खर्च हो गया तोड़ने में, क्योंकि तोड़ना है, और 150 जूल प्रॉफिट हो गया, रिलीज हुआ, ओवरऑल क्या? यस, इसका मतलब है कि अगर बॉन्ड फॉर्मेशन का मैग्नीट्यूड, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन से ज़्यादा है तो ओवरऑल प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाएगा, राइट। और अगर बॉन्ड फॉर्मेशन का मैग्नीट्यूड, बॉन्ड डिसोसिएशन, और डिसोसिएशन किधर होगा? रिएक्टेंट साइड में, और फॉर्मेशन किधर होगा? प्रोडक्ट साइड में, राइट। एग्री है ना इस बात से? मैं लिखवा दूंगा, बट एग्री तो है। तो अगर बॉन्ड फॉर्मेशन का मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट साइड का बॉन्ड फॉर्मेशन का मैग्नीट्यूड अगर रिएक्टेंट साइड के बॉन्ड डिसोसिएशन से अगर कम हो गया, इसका तो ओवरऑल प्रोसेस एंडोथर्मिक रहेगा, राइट। करेक्ट ना? यही पूरा ओवरऑल गेम है। सर दोनों इक्वल हो गया तो भाई ना ही एक्सोथर्मिक रहेगा ना ही एंडोथर्मिक रहेगा। अरे ये भी हो सकता है ना हाइपोथेटिकली, ये भी एक सिचुएशन है। इसका मतलब है कि एक बात तो सर पक्का पता चल गया ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी किसका? प्रोडक्ट का। और उसी को हम लोग ऐसे दिखाते हैं स्टूडेंट, डेल्टा एच बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड अगर डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, आर स्टैंड फॉर रिएक्टेंट, ठीक है, अगर ज़्यादा रहेगा तो ओवरऑल डेल्टा एच रिएक्शन क्या रहेगा? निगेटिव, एक्सोथर्मिक, राइट। लिखिए तब बताना है आपको कि किस साइड का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा इन जनरल। यही तो क्वेश्चन था डिकेशन में, राइट। तो सर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है, राइट। इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे बॉन्ड क्या बना है? स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे वीक है, करेक्ट। और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी प्रोडक्ट का अगर लेस देन रहेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, तो डेल्टा एच रिएक्शन क्या होगा? पॉजिटिव, मतलब प्रोसेस ओवरऑल क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक हो जाएगा। समझ गए?
करेक्ट एवरीवन? तो यहाँ देखिए, और अभी जस्ट बताए थे ना, एक एग्जाम्पल लिए थे, याद है आप लोग को? a प्लस बी कन्वर्टेड इनटू ए बी, तो इसका अगर डेल्टा एच माइनस वाई था तो ए बी कन्वर्टेड इनटू ए प्लस बी, डेल्टा एच क्या हो गया था? प्लस वाई। यस सर। ओके, तो डेल्टा एच बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, यहाँ देखिएगा, सी में बॉन्ड बना है, बट अगर सी का मैं पूछूंगा नहीं, सी जब बन रहा था उसका छोड़िए, सी को जब वापस तोड़ना रहेगा तो उसका मैं क्या रहेगा? तो सर इसका जो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी है उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहता है? सर मैग्नीट्यूड में सेम, लेकिन साइन में जस्ट अपोजिट। इज इट करेक्ट? तो ओवरऑल एक्चुअल में, और यहाँ देखना है, एक्चुअल में ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि सर जो जहाँ हो रहा है उसका वहाँ का लिख दीजिए और एड ओवरऑल प्रोसेस लिखिए। तो ओवरऑल हो रहा है ए, डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका? सम ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, करेक्ट ना? अब प्लस सम ऑफ, एकदम अलजेब्रिकली नॉट मैग्नीट्यूड, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी किस तरफ का? प्रोडक्ट तरफ का। ओवरऑल तो प्रोसेस यही हुआ है ना, इस तरफ तोड़े हैं, इस तरफ फॉर्म किए हैं, और दोनों का प्रॉपर साइन के साथ पुट कर देंगे। इसमें निगेटिव साइन के साथ रिलीज के लिए, फॉर्मेशन के लिए ऑलवेज एक्सोथर्मिक रहेगा, और ओवरऑल जो मिलेगा, यहाँ पे लगा 100, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी आ गया -150, तो 100 माइनस 1 प्लस -150, तो मतलब -50, राइट? बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि अगर बुक फॉलो कीजिएगा तो हीट ऑफ रिएक्शन एंड बॉन्ड एनर्जी के लिए फार्मूला ये दिया रहता है, बुक्स में जनरली फार्मूला ये रहता है, सम ऑफ डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। और वहाँ यहाँ पे ही स्टूडेंट, जैसे अगर डायरेक्ट में लिखता तो स्टूडेंट जनरली बाकी बैच में कन्फ्यूज होते हैं कि सर अभी तक तो डेल्टा एच रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लेके चलते थे, राइट? यहाँ तो रिएक्टेंट पहले है, प्रोडक्ट बाद में है, करेक्ट? तो एक्चुअली हम लोग कॉन्सेप्चुअली करेक्ट हैं, मैं यहाँ से यहाँ आ गया हूँ बस, ओवरऑल तो हो तो ये रहा था ना। और डेल्टा एच बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट को अगर डिसोसिएशन के टर्म में लिखेंगे तो नहीं लगता माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। दिस इज द रीजन कि फार्मूला लिखा रहता है, समझ गए? तो ऑब्जेक्टिव में कहीं कहीं पे ए भी मिल सकता है, और लेकिन मोस्टली आपको ये मिलेगा। इसका मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के टर्म में अगर डेल्टा एच निकालना चाहते हैं तो आज पास फार्मूला क्या है? सम ऑफ डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। किसी को डाउट? हाँ, इसलिए मैंने इसके बदले फॉर्मेशन की जगह पर डिसोसिएशन के टर्म में रिप्रेजेंट किया, तो मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना, इसलिए मैंने प्लस की जगह पर यहाँ पे क्या हो गया, माइनस को बाहर ले आया। करेक्ट एवरीवन? सबको समझ में आ गया है? हो गया ना?
कांस्टेंट फोकस नहीं रहता ना, ये आप लोग को भी शायद फील होता होगा। ये भी थोड़ा कष्टदायक ही है। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। एक किसी एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल का मैंने बोला, रिएक्शन का नहीं बोला। यहाँ तक हो गया? चलिए, अगर हो गया है तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट इट इज़, एक मिनट, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, और किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन के लिए उसको 1 मोल बनाते हैं, राइट? तो 1 मोल बनाने के लिए मुझे हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 कन्वर्टेड इनटू व्हाट, HCl, इज इट राइट? तो डेल्टा H फॉर्मेशन ही मेरा यहाँ पे डेल्टा H रिएक्शन है। इसके लिए क्या लिखेंगे बताइए तो? सम ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और माइनस सम ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। देखिए तो सही है, बट रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का 1 मोल का दिया हुआ है, करेक्ट? बट यहाँ पे 1 मोल का लेंगे या हाफ मोल का? हाफ, इसलिए जितना भी वैल्यू दिया है उसका हाफ लेना पड़ेगा, इज इट राइट? इसलिए 104 लिखें या हाफ इंटू 104 लिखें? और Cl2 का भी दिया हुआ है 1 मोल का, बट Cl2 का 1 मोल का लें या उसका हाफ मोल का? और HCl का तो 1 मोल है ना, 103। देखिए तो आंसर तो आ जाना चाहिए। और सब यहाँ देखिएगा, और सबका बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है, तो जनरली थर्मोकेमिस्ट्री में बॉन्ड एनर्जी दिया रहेगा, तो जनरली बॉन्ड डिसो यहाँ पे इस टाइप का प्रॉब्लम है, और प्लस साइन के साथ दिया हुआ है, बॉन्ड ये दिया हुआ प्लस साइन के साथ। अगर बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ प्लस साइन के साथ मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन दिया हुआ है, राइट? फॉर्मेशन रहेगा तो माइनस साइन दिया जाएगा, इज इट करेक्ट? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। आप लोग ट्राई कीजिएगा या मैं सॉल्व करूं? ठीक।
हाँ आया है। ठीक है, ठीक, ओके। कितना आ रहा है? एक बार डेटा मिला लीजिएगा। तो डेटा में है 414 347 615 435। तो यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, -125। हाँ सर, आगे। मैं एक सजेशन दे रहा हूँ कि इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम के लिए ना आप ऐसे लिखिएगा तो बॉन्ड नज़र आ जाएगा, नहीं कि कौन सा सिंगल है कौन सा डबल है, राइट। और यहाँ पे बर्निल, यहाँ पे देखिए पर बॉन्ड वैल्यू दिया हुआ है, राइट। पर बॉन्ड, पर मॉलिक्यूल नहीं दिया हुआ, स्मार्टली यहाँ पे पर बॉन्ड दे दिया गया है, करेक्ट। यस सर। तो यहाँ पे डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल टू, हम लोग को यहाँ पे कितना बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा? तो क्या इसको लिख सकते हैं 4 इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ सी एच। इसके लिए अब प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ सी डबल बॉन्ड सी, अब प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ एच एंड एच, एक ही बॉन्ड तोड़े है ना, और माइनस 6 इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ सी एच, ठीक है ना। अब प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ सी सी। तो उसको लिखना तो बॉन्ड डिसोसिएशन का टर्म में ही था इस फार्मूला में। रिएक्टेड माइनस प्रोडक्ट जब करते हैं, माइनस जब यहाँ पर लगाते हैं, राइट। तो एक काम कीजिएगा तो आंसर आ जाना चाहिए। जब माइनस लगा दी तो यहाँ पे डिसोसिएशन लिखेंगे। क्या मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके मुझे प्रूफ करना पड़ेगा या आंसर आ जाएगा? सब लोग बोलते ही नहीं ना, आधा लोग तो चुप ही रहते हैं, तो क्या बोलते रहे हैं। बाकी 61 में से जो लोग नहीं बोलते हैं, बाकी आम जनता, वो भी कभी कभी टाइम निकाल के बोलिएगा एक आध दिन। ऑफलाइन क्लास में तो सब लोग एटलीस्ट मैं मूव कर जाता था, हम बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं। तो यू आर वेटिंग फॉर व्हाट? क्वेश्चन नंबर 3 कौन बनाएगा? और लोग बना के वेट करते रहते हैं। 3 बनाइए, खाली एक बार डेटा मिला लीजिएगा, -1100 275 एंड 80। अब पहला, ठीक है ना। शुभांकर जब से बोले हैं कि सर ये थर्मोकेमिस्ट्री कब खत्म हो, तब से प्रेशर आ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन बैंक फॉलो कीजिएगा तो पता चलेगा।
अब फिजिक्स जब हीट पढ़ाऊँगा तब पता चलेगा। सर मज़ा आ गया, ये 3 चैप्टर में तो टाइम ही नहीं लगा थ्योरी में, और 3 चैप्टर का थ्योरी 3 दिन में ख़त्म कर दूँगा। 3 दिन भी बहुत है, जो थ्योरी बचा हुआ ही नहीं है उस 3 चैप्टर के लिए। केटी जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ गैसेज, इसका थ्योरी बचा हुआ है क्या, या सारा थ्योरी का ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं? इवन उसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लिए हैं, राइट, हर प्रोसेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 था, एस्टिमेट द एवरेज SF बॉन्ड एनर्जी इन SF6, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SF6 एंड S एंड F आर -1100, -275 एंड 80 किलो जूल, राइट। नहीं, +275, -1100, 275 एंड 80। अब यहाँ देखिएगा, स्टूडेंट यहाँ देखिए, सल्फर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, आप ये बोल सकते हैं कि सर सल्फर का तो एलिमेंट है तो इसका स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन एलिमेंट का तो 0 लेते हैं, वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, और स्टैंडर्ड कंडीशन पे सल्फर सॉलिड फॉर्म में होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन पे सल्फर किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में, राइट। बट यहाँ पे सॉलिड से गैस जब बना रहे होंगे, इसका मतलब यहाँ पे हीट ऑफ सब्लिमेशन दिया गया होगा, करेक्ट। तो डायरेक्ट यहाँ पे सल्फर का, इसका मतलब इस रिएक्शन को मैं, और यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन पे फ्लोरीन मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, नॉट एटम, राइट। और मॉलिक्यूल से जब एटम बना रहे होंगे एटम का फॉर्म में, तो ऑब्वियसली हीट ऑफ डिसोसिएशन दिया गया होगा, करेक्ट ना। इसलिए स्टैंडर्ड कंडीशन फ्लोरीन मॉलिक्यूल का, स्टैंडर्ड कंडीशन फ्लोरीन मॉलिक्यूल का एलिमेंट का 0 लेना था, ना कि एटम का। इज इट करेक्ट? इसलिए एटम का दिया हुआ है वैल्यू। तो डायरेक्टली क्या यहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या लिखेंगे इसका, अब यहाँ पे फॉर्मेशन के टर्म में, तो प्रोडक्ट, सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, करेक्ट। और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SF6 कितना है? -1100, और इसका सल्फर का कितना है? 275। और हीट ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल दिया जाता है। फ्लोरीन एटम का 1 मोल ले रहे हैं या 6 मोल ले रहे हैं? तो कितना हो जाएगा? 80। आंसर तो आ जाना चाहिए, देखिए तो।
आंसर आ गया है? कितना आंसर आया है? इसको छोड़ दे, कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, इसी यहाँ देखिएगा भाई, इसी क्वेश्चन को पूछने का फॉर्मेट ए रहेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इसी क्वेश्चन को पूछने का फॉर्मेट ऐसे रहेगा, दिया हुआ। यहाँ सब लोग देखेंगे सल्फर सॉलिड कैसे दिया रहेगा, सल्फर सॉलिड प्लस 3F2 गैस कन्वर्टेड टू SF6 गैस। और तब वहाँ पे डेल्टा एच सब्लिमेशन ऑफ सल्फर दिया रहेगा। समझ गए स्टूडेंट? ए वैल्यू दिया रहेगा, मानते हैं वैल्यू x है, ठीक है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन दिया रहता F2 बाई एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ SF6 दिया रहता Z। तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता। कैसे सॉल्व करते हैं? तब यहाँ पे डेल्टा एच रिएक्शन के लिए ऐसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, राइट। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड, तो सर इसमें तो बॉन्ड है ही नहीं, तो भाई सल्फर सल्फर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, वही तो हीट ऑफ सब्लिमेशन में खर्च हुआ है, राइट। सल्फर जो सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड से एटम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सॉलिड फॉर्म में है तो कुछ तो उसमें बॉन्ड लग रहा होगा, कुछ तो अट्रैक्शन होगा, तभी तो सॉलिड फॉर्म में है, राइट। तो एक्चुअली हीट ऑफ सब्लिमेशन को बॉन्ड डिसोसिएशन के जैसा यूज कर लीजिएगा, करेक्ट। समझ रहे मेरे बातों को? हीट ऑफ सब्लिमेशन को कैसा यूज कर लेना है, कहीं मिलेगा, इसलिए मैं इस पर स्ट्रेस दे रहा हूँ। तो इसके लिए x अब प्लस कितना 3y और माइनस 6z, z या 6z। एस एफ का दिए थे, ऑल एस एफ का वन बॉन्ड का z, राइट। तो ऐसे भी दिया रह सकता है इस क्वेश्चन का फॉर्मेट, करेक्ट। तो ए या ये बात तो एक ही था ना। यहाँ पे जो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर गैस दिए हैं, तो सल्फर सॉलिड से ही तो सल्फर गैस बना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर कितना आया है? क्या इसके पहले वाला क्वेश्चन 6 से तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो एवरेज इससे पूछा है। अच्छा, इसे पहला क्वेश्चन, एस्टिमेट द एवरेज SF बॉन्ड एनर्जी। एवरेज SF, अच्छा एवरेज SF बॉन्ड एनर्जी पूछा गया था ना इससे पहले वाला क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो सॉल्व किए थे वो तो हम लोग क्या निकाले थे, तो डेल्टा एच रिएक्शन, और इसका डेल्टा एच रिएक्शन दिया हुआ था। नहीं सर, ये दिया हुआ था, हीट ऑफ फॉर्मेशन तो दिया हुआ था ना SF6 का। इस पूरे रिएक्शन का डेल्टा एच दिया हुआ था, करेक्ट। इस पूरी रिएक्शन का द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SF6। ओहो, ये तो डेल्टा एच रिएक्शन, कहाँ पे मिस्टेक हो गया?
हाँ मैच कर जाएगा, लेकिन उसको एक्चुअल में रियली में तो खुद ओहो, मैं जो यहाँ पे लिखा हूँ वही तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन का कंडीशन लिखे हैं, राइट। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो एग्जिस्ट करता है, करेक्ट। और ए सॉलिड प्लस 3F2 गैस कन्वर्टेड टू SF6, और इसके टर्म में अगर बात करते हैं, ठीक है, और ए वैल्यू दिया हुआ है, करेक्ट। तो डेल्टा एच फॉर्मेशन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डेल्टा एच सब्लिमेशन ऑफ सल्फर। और डेल्टा एच सब्लिमेशन ही तो मेरा यहाँ पे, यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो सर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ ना सब्लिमेशन ना, और डेल्टा एच सब्लिमेशन के लिए क्या लिख सकते हैं, इंथाल्पी ऑफ सल्फर गैस, इंथाल्पी ऑफ सल्फर गैस और माइनस इंथाल्पी ऑफ सल्फर सॉलिड। बट सॉलिड का इंथाल्पी स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या लेंगे, 0। तो जो डेल्टा एच सब्लिमेशन है वही तो इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर गैस है, राइट, करेक्ट ना। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो डेल्टा एच सब्लिमेशन इक्वल टू इंथाल्पी ऑफ सल्फर गैस माइनस इंथाल्पी ऑफ सल्फर सॉलिड, और इंथाल्पी ऑफ सल्फर सॉलिड एट स्टैंडर्ड कंडीशन का क्या लेंगे, एलिमेंट का स्टैंडर्ड कंडीशन पे 0 लेते हैं। तो जो सब्लिमेशन है वही तो इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर गैस है। इसका मतलब इस डेटा से हम लोग क्या मिल गया, इंथाल्पी ऑफ सब्लिमेशन, अब प्लस यहाँ पे इसका क्या दिया हुआ था, बॉन्ड डिसोसिएशन ना, या फॉर्मेशन, एक्चुअली फॉर्मेशन दिया हुआ था। तो भाई F2 मॉलिक्यूल कन्वर्टेड टू व्हाट, F2 गैस कन्वर्टेड टू F गैस एटम, करेक्ट, ओके ना। इसका मतलब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग लेते हैं, और इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए ऑलवेज कितना लेते हैं, जिसका भी इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन होता है उसके 1 मोल के लिए, तो इसका कोफिशिएंट कितना रहना चाहिए, 1। तो यहाँ पे अगर इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसका देखेंगे फ्लोरीन एटम का, तो आप क्या लिखिएगा, इंथाल्पी ऑफ फ्लोरीन और माइनस हाफ इंटू इंथाल्पी ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल, बट मॉलिक्यूल का तो स्टैंडर्ड कंडीशन 0 ले लेंगे। तो यहाँ पे जो यहाँ इसका यहाँ से यहाँ तक आने का जो इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वही तो इंथाल्पी ऑफ फ्लोरीन गैस था। मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि जो इंथाल्पी ऑफ फ्लोरीन गैस एटम है वो हाफ ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ फ्लोरीन और फ्लोरीन है, राइट, हाफ ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ फ्लोरीन एंड फ्लोरीन है। चलिए, तो यहाँ पे इसके लिए क्या पुट करेंगे, तो 3F2 मतलब 6, तो बट यहाँ पे तो इसके लिए तो हम लोग को ये करना पड़ेगा ना, बॉन्ड 6 हाउ मच 3 ना, 3 इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ F एंड F। बट यहाँ पे जो आपको मिला है वो एक्चुअली बॉन्ड डिसोसिएशन का हाफ है, समझे या नहीं समझे। एक फ्लोरीन एटम, तो एक ही आप वन फ्लोरीन मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे तो एक ही फ्लोरीन एटम मिलना चाहिए, 2। तो यहाँ पे जो मिला है वो 1 एटम का है, बट यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे हैं वो 3 फ्लोरीन मॉलिक्यूल का, मतलब यहाँ पे इसमें 6, यहाँ पे क्या रहेगा, ये जो वैल्यू मिला उसे 2 से मल्टीप्लाई करके पुट करना पड़ेगा, करेक्ट, और माइनस 6 इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ SF। तो सर बात वो एक ही है मिला जुला के, राइट। अब यहाँ से निकालिएगा, निकल जाएगा वैल्यू।
ए वैल्यू पता है कितना, -1100 ना, और ए वैल्यू कितना था, 275, और एक फ्लोरीन गैस का कितना था, 80। तो यहाँ पे 3 × 160 कर दें और -6, इसका मान लीजिए बाई, तो यहाँ से बाई का वैल्यू आपको पूछा गया था। डैम से आंसर आ जाएगा, निकाल के देख लीजिए। चलिए एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में जो बनाना है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन, फॉर्मेशन के लिए एसीटोन का कितना मोल बनाएंगे, 1 मोल, राइट। अच्छा पेज नहीं है, पेज है, अच्छा पेज नहीं है क्या, किन के असाइनमेंट पेज नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए सब कुछ आज के डेट में उपाय है, और स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसका भी ले लीजिए, टेक्नोलॉजी का यही तो फ़ायदा है। अब बनाइए। ऐसे स्क्रीनशॉट लेते कैसे हैं मोबाइल से, कुछ ऑप्शन आता है? अच्छा क्वेश्चन नंबर 4। फॉर्मेशन के लिए कंडीशन शुड बी स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड कंडीशन का वहाँ पे एलिमेंट को पुट करना है। कार्बन स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या रहेगा, सॉलिड फॉर्म में, राइट। और एसीटोन का कितना मोल बनाना है, तो 1 मोल में 3 मोल कार्बन एटम रहता है, राइट। और ऑक्सीजन भी तो रहेगा, इज इट राइट। अब यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, 3 × हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन, जो कि वैल्यू दिया हुआ है कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस, राइट। बट कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस जो दिया हुआ है वो 1 मोल का दिया हुआ है, मुझे 3 मोल चाहिए, राइट। ये तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का वैल्यू को भी आप बॉन्ड डिसोसिएशन के जैसा ही यूज करके बनाना है, करेक्ट ना। और यहाँ के लिए 1H कितना है, 1 हाइड्रोजन, 1 मिनट, 1 हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब हाफ मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं उसको, राइट। तो हाफ मॉलिक्यूल मतलब बॉन्ड एनर्जी का आधा, बट यहाँ पे मेरे पास कितना बॉन्ड है, जो वैल्यू दिया हो उसमें कितना से मल्टीप्लाई करें, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। 1 हाइड्रोजन एटम बनने के लिए था 52, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन एटम बनना है, 6, तो क्या 6 से मल्टीप्लाई कर दें। और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन एटम चाहिए, और 1 ऑक्सीजन एटम का ही दिया हुआ है, +59 माइनस यहाँ पे कितना CH है, देखिए तो 6 ना, 1 CH का दिया हुआ है, तो क्या 6 × 99 कर दें,
आज कितना सीसी है, दो ना, 1 सीसी का दिया हुआ था, 2 × 80 करें। आज कितना CO बॉन्ड है, एक ही ना, 81। आंसर तो आ जाना चाहिए, देखिए तो। हाँ सर, 52 वाला। आ गया एवरीवन? जी सर। चलिए, तो क्या क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ट्राई करेंगे खुद से सारा को? चलिए, तो शुभांकर, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, नॉट कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसके बाद पढ़ेंगे, राइट? अभी कुछ दिन आपको और पढ़ना पड़ेगा लेकिन इस चैप्टर का थर्मोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक लिखिए, जो कि ऑलरेडी हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं। रेजोनेंस एनर्जी का फार्मूला दिए थे, याद है? डेल्टा एच एक्सपेक्टेड माइनस डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यस सर। लिखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी लिखिए, व्हेन ए कंपाउंड when a compound shows resonance, when a compound shows resonance, comma, there is a considerable difference between the heat of formation as calculated. There is a considerable difference between heat of formation as calculated from Bond energy and that determined experimentally, and that determined, एक मिनट फिर से मैं बोल रहा हूँ, there is a considerable difference between heat of formation as calculated from Bond energy with respect to experimental value, with respect to experimental value. देखिए स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, कितना कार्बन? 4 कार्बन। कितना हाइड्रोजन? मतलब 3s2 गैस, राइट? आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ, करेक्ट ना? हम लोग को वैल्यू किसका दिया रहेगा? हीट ऑफ सब्लिमेशन कार्बन का दिया रहेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाइड्रोजन का दिया रहेगा। बातों को समझिएगा, ठीक है ना? फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिया रहेगा कार्बन कार्बन का, फिर दिया रहेगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का दिया रहेगा, फिर दिया रहेगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कार्बन हाइड्रोजन का। डेटा तो बॉन्ड एनर्जी में यही दिया रहेगा ना?
बॉन्ड एनर्जी के डेटा से जब एक कैलकुलेट करेंगे आप पेपर पे, तो आपका तो बस इस यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू मिल गया, डेल्टा एच एक्सपेक्टेड, राइट। भाई आपको नहीं ना पता था कि ये बनकर कमाल कर देगा, कंजुगेशन में आ गया, ये बात यहाँ से पता चल रहा था क्या? ये नहीं पता चल रहा था। आप तो डेटा लिए कि ठीक है ये बनकर अपना स्थिर रहेगा, रेस्ट में रहेगा, ये भी बनकर क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, बट बनने के बाद कुछ कमाल हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू मिला है, जो भी वैल्यू मुझे एक्स वाई जेड मिलेगा, उसमें यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी का भी तो इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो जो आप एक्सपेक्टेशन किए पेपर पे वो वैल्यू मिलेगा या ड्यू टू रेजोनेंस थोड़ा डिफर कर जाएगा। समझे समस्या कहाँ था? हम लोग को वैल्यू ये दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप पेपर में कैलकुलेट करके बैठ गए, बट पता चला कि बनने के बाद इसके अंदर क्या होना स्टार्ट हो गया, रेजोनेंस का प्रोसेस, जिसके वजह से जो एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ रिएक्शन है वो डिफर कर गया। करेक्ट ना? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? रेजोनेंस। तो वही बात मैं लिखवाया हूँ। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो प्रॉब्लम बनाएंगे डायरेक्ट फार्मूला लिखने के बाद। तो रेजोनेंस एनर्जी इक्वल टू, लिखिए, हीट ऑफ फॉर्म डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल मतलब एक्चुअल, राइट, और माइनस डेल्टा एच एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड कहाँ से निकालिएगा? ये सब डेटा से, राइट, और एक्सपेरिमेंटल दिया रहेगा। करेक्ट ना? तो चलिए इसी बात पे एक्सरसाइज 13 का, नहीं, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन के प्रोसेस ओवरऑल एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी तो क्या रहेगा, ऑलवेज निगेटिव में रहेगा, राइट। अब मान लेते हैं कि ओवरऑल प्रोसेस एंडोथर्मिक था। ओवरऑल प्रोसेस क्या था? एंडोथर्मिक एक्सपेक्टेड 50 जूल, करेक्ट। बट उसमें रेजोनेंस एनर्जी अगर 5 जूल आ गया तो 45 हो जाएगा ना, क्योंकि रेजोनेंस तो -5, मतलब उतना आपको हेल्प हो गया, राइट। और लास्टली सर जैसा भी आएगा आंसर देख लेंगे, करना यही है। तो एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए। वही तो गेस करना है, एंट्रो का स्ट्रक्चर ही तो जो ड्रॉ कर लिया उससे क्वेश्चन बन जाएगा। मान लेते हैं कि मैंने नहीं बताया एंट्रो का स्ट्रक्चर, डेटा में जो दिया हो उसके से गेस कीजिए। और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 है, मतलब नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे उसके एलिमेंट लेकर, राइट। नहीं नहीं, साइक्लिक नहीं है। अब डायरेक्टली बोल दिए सर आप ही सॉल्व कर दीजिए, कुछ तो एफर्ट लगाएंगे।
या मैं सॉल्व कर दूँ इसको, या N2O का स्ट्रक्चर बता दें। इसमें एक्चुअली N2O का स्ट्रक्चर ही मेन गेम था। इसी बात का तो डर है कि टेस्ट देंगे कहीं इंटरनेट का ही रिजल्ट ना आ जाए। चलिए N2O का स्ट्रक्चर ये है, बट ये स्ट्रक्चर लेके काम नहीं करेंगे क्योंकि डेटा में कहीं भी N सिंगल बॉन्ड O का स्ट्रेंथ नहीं दिया हुआ है, राइट। इसका मतलब यहाँ पे प्योर कॉमन सेंस था नहीं, इसको रेजोनेंस कराकर ऐसे कर देंगे, करेक्ट। इसका एक स्ट्रक्चर ये भी होता है, समझ में आ गया। और डेटा में N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड N और N डबल बॉन्ड O का डेटा दिया हुआ था। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर को वो लोग कंसीडर कर रहे हैं। इट करेक्ट। अब बन जाएगा। हाँ, N के ऊपर एक निगेटिव रहेगा। नहीं, वो पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो क्वेश्चन सब जेई का है तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर करके ही वैल्यू दिया हुआ होगा। जो क्वेश्चन सेट कर रहे होंगे वो इस एक्सपेक्टेशन के साथ दे दिए होंगे। क्या बोले? हाँ, डिफर तो करेगा, लेकिन एक्चुअली इसी के अंदर यही प्रोसेस का तो पूछ रहे हैं। इसके अंदर जो रेजोनेंस हो रहा है, राइट, और रेजोनेंस का प्रोसेस का ही पूछ रहे हैं एक्चुअली। और इसका मतलब है कि ए वैल्यू यहाँ देखिएगा, इस वैल्यू को दिया जा रहा है रिएक्शन में, इस स्ट्रक्चर को कंसिडर किया गया है। इसका तो इसमें ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर रहा होगा। रिएक्शन में हम लोग, एक मिनट, रिएक्शन में हम लोग उस स्ट्रक्चर को लेते हैं जिसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में ज़्यादा रहता है। इसका मतलब ये ज़्यादा एग्जिस्ट करता होगा। हाँ, बोलना है। कितना आया डेल्टा एक्सपेक्टेड? 170। और एक्सपेरिमेंटल कितना दिया हुआ था? 82। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या था? एक्सपेरिमेंटल माइनस एक्सपेक्टेड ना, तो 82 माइनस 170 कितना आएगा? माइनस, और निगेटिव में आना भी चाहिए था, राइट। रेजोनेंस एनर्जी निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा कि रेजोनेंस एनर्जी रिलीज हो रहा है, राइट। जो हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा डेटा में वो एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल दिया हुआ है, करेक्ट। अब बॉन्ड एनर्जी से जो आएगा वो क्या रहेगा? एक्सपेक्टेड रहेगा, क्योंकि जब बॉन्ड एनर्जी के हेल्प से जब हम लोग बना रहे थे तो उस टाइम पर दिमाग में नहीं था कि रेजोनेंस होना स्टार्ट हो जाएगा।
और लास्टली ऐसे ही बनेगा। क्या क्वेश्चन नंबर 2 बना सकते हैं? टू और 3 आप लोग ट्राई करेंगे, बन जाएगा। मैं बढ़िया से आज अभी क्लास छोड़ देता हूँ और हार्डली 20 मिनट्स ट्राई कीजिएगा तो बन जाएगा। और नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में 2 मिनट इसको सॉल्व करके फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अब वीडियो स्टॉप कर दो। अभी रुकिए रुकिए।